दोस्तों स्नाइपर वो नहीं जो केवल सटीक निशाना लगाए। असली स्नाइपर तो वो है जो कि टारगेट को कुछ इस तरीके से हिट करे कि कोई समझ ही ना पाए कि किस जगह से निशाने को लगाया गया है। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको जिस अमेरिकन स्नाइपर के बारे में बताने वाले हैं वो अकेले ही पूरे आर्मी के बराबर थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कार्लोस हैथकॉक के बारे में, जिन्हें कि द वाइट फेदर के नाम से भी जाना जाता है। और कार्लोस के अंदर कुछ इस तरह की काबिलियत थी कि वह 12 इंच प्रति घंटे की स्पीड से भी चल सकते थे। यानी कि वे इतना धीमा मूव करते थे कि उनके आसपास के जानवर भी उनकी मौजूदगी को नहीं भांप पाते। और इसी वजह से वह दुनिया के एक ऐसे स्नाइपर के तौर पर गिने गए थे जिनका मुकाबला करना नामुमकिन सा था। और आज के इस वीडियो में भी हम कार्लोस हैथकॉक के बहादुरी की कहानी को जानने वाले हैं। दरअसल 20 मई 1942 को अमेरिका में पैदा होने वाले कार्लोस जब छोटे थे तभी से वे यूएस मरीन के बहादुरी के किस्से सुनते हुए आ रहे थे। और इसी वजह से वे शुरू से ही एक मरीन स्नाइपर बनना चाहते थे। और फिर कार्लोस एक लक्ष्य बनाकर बचपन से ही आगे बढ़े, जिससे कि उन्होंने 17 साल के छोटे से उम्र में ही यूएस मरीन को ज्वाइन कर लिया था। और फिर अपनी लाजवाब टैलेंट का प्रदर्शन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के शूटिंग चैंपियनशिप को भी जीत कर दिखाया। और फिर 1969 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉनसन ने कार्लोस हैथकॉक को मिलिट्री पुलिसमैन के तौर पर वियतनाम भेजा। और फिर यहाँ आकर उन्होंने अपने शूटिंग स्किल्स दिखाने शुरू कर दिए। दरअसल कार्लोस अपने दुश्मनों को सिर्फ सनराइज और सनसेट के समय ही शूट करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सुबह के समय में सैनिकों का दिमाग ज़्यादा एक्टिव नहीं होता और शाम को वे सभी थक गए होते हैं। और अपने चालाक दिमाग की वजह से उन्होंने बहुत सारे वांटेड दुश्मनों को मार गिराया था। इसके अलावा वह अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए काफ़ी धीरे धीरे आगे मूव करने वाले ट्रिक्स को अपनाया करते थे। और दोस्तों कार्लोस अपनी कैप पर वाइट फेदर लगाते, जिसकी वजह से उनका नाम भी आगे चलकर द वाइट फेदर बढ़ गया। और कार्लोस हैथकॉक की स्किल्स इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि वे दूसरे सैनिकों को भी अपनी स्किल्स सिखाने लगे थे। लेकिन दोस्तों अब आगे आने वाला था कार्लोस के काबिलियत का असली टेस्ट, क्योंकि उन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। दरअसल उन्हें नॉर्थ वियतनामीज के आर्मी जनरल का मर्डर करना था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्मी जनरल हमेशा ही किस तरह की सिक्योरिटी से घिरे होते हैं, और ऐसे में उन्हें टारगेट करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन इसके बावजूद कार्लोस ने यह बीड़ा अपने सर उठा लिया और फिर वह इस मिशन के लिए अकेले ही निकल गए, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके साथी इस खतरनाक मिशन में मारे जाएं। हालांकि अब चुनौती थी यह पता करने की कि आखिर जनरल रहते कहाँ हैं और उन तक पहुंचा कैसे जा सकता है। लेकिन दोस्तों पूछताछ में यह पता लगा कि जनरल जहां रहते हैं वहां का एरिया पूरी तरह से सिक्योर्ड था, क्योंकि उनके आसपास इतने आर्मी के लोग हथियारों के साथ तैनात रहते थे कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन दोस्तों जो डर गया वो बहादुर योद्धा कैसा। कार्लोस भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगे। और दोस्तों वैसे अगर कोई आम शूटर होता तो फिर पेड़ों के पीछे छुपते हुए आगे बढ़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद अगर उन्होंने शूट कर भी दिया तो सबसे पहले आर्मी के जवान उन्हें पेड़ों के पीछे ही सर्च करेंगे। और इसीलिए उन्होंने जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया। और इस बार वह केवल शूटिंग इक्विपमेंट्स और पानी लेकर आगे बढ़ रहे थे। साथ ही कार्लोस ने अपने पूरे शरीर को घास से कवर कर रखा था। और दोस्तों कुछ इसी तरह से वह बिना सोए और खाए 4 दिनों तक अपने मिशन में लगे रहे। और दोस्तों कार्लोस इतने डेडिकेशन के साथ काम करते थे कि जानवर भी इनकी मौजूदगी को समझ नहीं पाते, और कई बार तो विषैले और खतरनाक जानवर भी उनके आसपास से गुजरते रहे। और फिर आखिरकार कार्लोस वियतनामी जनरल के पास पहुंच गए और बिना समय गंवाए उन्होंने तुरंत ही जनरल को शूट कर दिया। हालांकि सेना अब स्नाइपर को पेड़ों के पीछे खोजने लगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कार्लोस तो जमीन पर मौजूद थे। और फिर जिस तरह से वह धीरे धीरे वहां तक पहुंचे थे ठीक उसी तरह ही वह वापस भी आ गए। और दोस्तों कहा जाता है कि कार्लोस ने अपनी लाइफ में 300 से भी ज़्यादा लोगों को मार गिराया था। और दोस्तों कुछ इसी तरह से अमेरिकन सोल्जर्स को टॉर्चर करने वाली अपाचे स्नाइपर को भी कार्लोस ने ही 1966 में मार गिराया था। और दोस्तों एक बार तो कोबरा नाम के एक स्नाइपर ने कार्लोस के साथियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया, और यह बात कार्लोस को काफ़ी दुखी कर गई। और फिर अपने टक्कर के स्नाइपर कोबरा से जब कार्लोस की लड़ाई हुई
तो इस लड़ाई में भी कोबरा को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और दोस्तों कार्लोस ने अपने बुलेट को कोबरा की आंखों में ही हिट कर दिया था। हालांकि लाइफ में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स पाने के बाद कार्लोस ने रिटायरमेंट के बाद से एक स्नाइपर सेंटर खोल ली और फिर बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया और फिर आखिरकार 22 फरवरी 1999 को अमेरिका के इस जांबाज स्नाइपर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों यह थी कहानी द वाइट फेदर की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसी हिम्मत और ताकत दिखाई जिसकी वजह से आज भी इन्हें याद किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कृपया लाइव इन दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।